एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का प्रथम बैंकर के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जुलाई और अगस्त महीने के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर किसी भी, चाहे वो बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम हो या किसी भी लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो किसी भी बैंक का, या फिर जर्नलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो। साल में कई एग्जाम्स आते हैं, इसमें सीबीओ का हो गया, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर स्किल 2 एंड 3। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम आता है। वर्तमान समय में क्रेडिट ऑफिसर पंजाब एंड सिंध बैंक का आया हुआ है और आईडीबीआई बैंक का आया हुआ है। इन सभी एग्जाम्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर हर महीने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम हर महीने के सर्कुलर्स बनाते हैं, अपने सारे ग्रुप्स में देते हैं और साथ ही साथ हम हर महीने वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे देते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जो है हर हाल में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज हम डालते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपके पास चले जाएं और आप उसको देख लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। और इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए होगा ये। सबसे पहला क्या न्यूज़ है, क्या आरबीआई का सर्कुलर है, देखते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आसियान कंट्रीज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इंस्टेंटेनियस क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स। देखिए, पिछले 2-3 साल से बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है वो इंडिया अलग अलग देशों से कर रहा है, ताकि दोनों के बीच जो है यूपीआई और उनके जो भी फास्ट पेमेंट सिस्टम है, दोनों के बीच एक कोलैबोरेशन हो और लेन देन जो है बड़ी आसानी से दो देशों के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं हम लोग। अब जो है उसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्ट नेक्सस बनाया गया है। ठीक ना, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन चारों कंट्रीज को मिलाकर कर इंडिया उसमें से घुस गया, तो 5 कंट्रीज को मिला करके, ताकि इन पांचों ग्रुप के बीच जो है ना क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स इतना आसानी से हो जाए, ताकि इन दोनों देशों के लोग जब एक दूसरे देश में आए तो वो अपने अपने जो भी उनका, जैसे इंडिया का यूपीआई ऐप है, इस तरह से हर एक कंट्रीज का अपना अपना ऐप है, उसके थ्रू जो है वो रिटेल ट्रांजैक्शंस या पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस बहुत ईजिली कर पाएँ। इस दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू काम कर रहा है, उसी के बारे में सर्कुलर है। तो आइए एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। Reserve Bank of India has been collaborating bilaterally with various countries to link India's fast payment system UPI with their respective FPH fast payment system for cross-border person-to-person and person-to-merchant payments। मैंने यही अभी कहा था आपको कि इंडिया जो है कंटिन्यूसली bilaterally एग्रीमेंट्स कर रहा है, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जो है वो चाहे पर्सन टू पर्सन हो या पर्सन टू मर्चेंट हो, ये बहुत ही आसानी से हो जाए। While India and its partner countries can continue to benefit through such bilateral connectivity of fast payment system, a multilateral approach will provide further impetus to our efforts in expanding the international reach of Indian payment systems। बायलैटरल एग्रीमेंट्स तो हो ही रहे हैं, अब एक मल्टीलैटरल अप्रोच जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कई देशों को मिला करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, ताकि उन सारे देश के लोग जब एक दूसरे के देश में जाएं तो बहुत आसानी से जो है ट्रांजैक्शंस हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ ज्वाइंड द प्रोजेक्ट नेक्सस, अ मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स बाय interlinking domestic fast payment systems। Nexus, conceptualized by the Innovation Hub of Bank of International Settlement, aims to connect the FPS of our 4 Asian countries, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand and India। ये 5 कंट्रीज के बीच जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है एक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत काम कर रहा है, ताकि इन 5 कंट्रीज के बीच आपस में जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, ताकि आपस में ये लोग जो है अपने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर पाएं। और क्या है देखते हैं।
An agreement to this effect was signed by the Bank of International Settlement and the Central Bank of Founding Countries, बैंक निगारा मलेशिया, ये उस वहाँ के सेंट्रल बैंक का नाम है, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंको सेंट्रल एनजी फिलिपिनास, ठीक है, और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया का कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सब ने मिलकर के जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, ऑन जून 30, 24। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रोजेक्ट नेक्सस है, कौन कौन से कंट्री है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। इन बैंकों के टॉप बैंक्स के नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। द प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर कंट्रीज गोइंग फॉरवर्ड। द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय 2026। वंस फंक्शनल, Nexus will play an important role in making retail cross-border payments efficient, faster and more cost effective, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आरबीआई का न्यूज़ था जो आपके पास लाया। अब आगे देखते हैं, हमारे पास बैंक प्रमोशन के कोर्स चल रहे हैं। किसी भी बैंक का प्रमोशन का कोर्स, कोई भी बैंक का प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल बैंकिंग का बहुत ही बेस्ट कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। आप कोर्स पे जा कर के भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कोर्स पीडीएफ में पढ़ना है, उस केस में आप कोर्स बाय करेंगे, फिर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपकी ईमेल पे सारे पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन टेस्ट आपको वेबसाइट पे आके ही देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $2.5 million टू द गवर्नमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट एट छेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। क्या क्या आएगा, एक तो एक्जिम बैंक के बारे में पूछा सकता है, किस बैंक ने दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट। दूसरा, कितना दिया है, तो एक्जिम बैंक ने दिया है, कितना दिया है, $2.5 million, मतलब $2.5 million। किसके लिए दिया है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद जो है किस कंट्री को दिया है, तो द गवर्नमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना को दिया है। कुछ इसके टर्म्स कंडीशन से इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं मैं। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिट बाय एक्जिम बैंक अंडर द एग्रीमेंट्स, गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शैल बी सप्लाइड बाय द सेलर फ्रॉम इंडिया एंड द रिमेनिंग 25% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बी प्रोक्योर्ड बाय द सेलर फ्रॉम द फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मतलब जितना भी लाइन ऑफ क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं उसका 75% जो है आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा, चाहे सप्लायर को दीजिए या किसी को भी दीजिए, वो इंडिया से होना चाहिए। रेस्ट 25% के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कहीं से भी प्रोक्योर कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट जो है इफेक्टिव होगा जून 24, 2024 से, एंड द लास्ट डेट टू डिसबर्समेंट विल बी 48 months आफ्टर शेड्यूल्ड कंप्लीशन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द फिनटेक सेक्टर। ये बैंकिंग फाइनेंशियल वाले जो मेरा वीडियो है उसमें भी डाला हुआ है, आरबीआई से रिलेटेड था इसलिए इसमें भी ये डल गया है, ठीक है। क्या इसके बारे में कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had issued the framework for self-regulatory organizations in the fintech sector and invited applications for recognition of self-regulatory organization in the fintech sector। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1-2 महीने पहले गाइडलाइन इशू हुआ था, ठीक है, कि उसके लिए जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेशन देना है, और इसी क्रम में जो है एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, और रिसीव होने के बाद जो है फाइनली सेलेक्ट हुआ है एज 3 एप्लीकेशंस फॉर रिकॉग्निशन एज SROFT हैज़ बीन रिसीव्ड। 3 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर। ईच एप्लीकेशन वाज एग्जामिन्ड against the relevant requirements under the framework. Finally, it has been decided to recognize the FinTech Association for Consumer Empowerment
फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ब्रैकेट में फेस भी लिखा हो सकता है, फेस का फुल फॉर्म भी एग्जाम में लिखा हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तो उसका नाम है फेस और फेस का फुल फॉर्म है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो किसका सिलेक्शन किया गया है? फेस का किया गया है। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट का किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द फिनटेक सेक्टर। आगे चलते हैं। SBI CBO 24-25 के लिए कोर्स जो है स्टार्ट हो गया है। पिछले साल हमारे यहाँ से लगभग 74 या 75 लोग फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। जिन लोगों को भी इस साल प्रथम बैंकर का SBI CBO का कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जा करके कोर्स के लिंक पे क्लिक करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी आपको लेना हो, कुछ इंक्वायरी करना हो अलग से, तो मेरा नंबर है 7970903637। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ 7970903637। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वर्किंग टाइम में कॉल करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, नेसेसरी हो तभी कीजिएगा। अदरवाइज व्हाट्सएप आप किसी भी समय कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज अवेल्ड थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो हर साल जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम KCC में देती है, PRI भी देती है, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव बोलते हैं उसको। तो इस साल का क्या रेट, क्या कितना % मिलना है, उसके बारे में ये है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। In this regard, it is advised that the Government of India has approved the continuation of modified interest subvention scheme for the financial year 2024 with the following stipulations. In order to provide short-term crop loans and short-term loans for allied activities, including animal husbandry, dairy, fisheries, beekeeping, upon an overall limit of 3 lakh to farmers through KCC at concessional rate of interest during the year 2024-25। तो ये जो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये आपके इंटरव्यू के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप RRB से बिलोंग करते हैं या नेशनलाइज्ड बैंक से भी बिलोंग करते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको KCC के इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में जानकारी हो, कितना % मिलता है, PRI क्या होता है, IS क्या होता है। इसीलिए जो है इसको बहुत अच्छे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो बैंक लेता है कस्टमर से, वो 7% इस साल के लिए डिसाइड है। पिछले साल भी 7% ही था। तो KCC या KCC AH मतलब हो गया KCC एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और डेयरी, फिशरीज, इसके अलग अलग स्कीम्स हो सकते हैं अपने अपने बैंक में। तो इन सब में जो है 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 1.5% का मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 1.5% का कस्टमर को मिलेगा, बोरोवर को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, 1.5% जो मिलेगा इंटरेस्ट में, उसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है। जो भी कस्टमर ठीक से अकाउंट को चलाते हैं उनका 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। उसके बाद एन एडिशनल इम्पॉर्टेंट बात यह है, वो IS क्लेम हो गया 1.5%, वो लगभग सभी KCC बोरोवर को मिलता है जो टाइम से जमा निकासी करते रहते हैं। Additional interest subvention of 3% per annum will be provided to such of those farmers repaying in time from the date of disbursement of the loan up to the actual date of repayment or up to the due date fixed by the banks for repayment of such loans whichever is earlier, subject to a maximum period of 1 year from the date of disbursement। दो तरीके का इसमें होता है, एक इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, एक PRI होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 1.5% है और PRI जो है वो 3% है। जब लोग किसान चुकाते हैं तो सिर्फ जो लोग जमा निकासी करते रहते हैं उनको 1.5% का मिलता है, और जो प्रॉपर लोन को पूरा एक बार चुका के जीरो कर देते हैं और फिर ज़रूरत होता है तो निकालते हैं, वैसे किसान लोगों को जो है, वैसे KCC होल्डर को जो है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन ऐसे लोगों को मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट फार्मर्स रिपेइंग प्रॉम्प्टली एज एबव
would get short-term crop loans and short-term loans for allied activity, including animal husbandry, dairy, fisheries, beekeeping, etc. at 4% per annum। मतलब जो सबसे अच्छे तरीके से अपना लोन चला रहा है, प्रॉपर रीपेमेंट कर रहा है, अकाउंट को नील कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है, खेती का टाइम पूरा होने के बाद या जो भी बैंक का समय है निर्धारित उसके समय के बाद, वैसे लोगों को जो है सिर्फ 4% पे ही केसीसी मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या किसान क्रेडिट कार्ड, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरीज हो गया, बी कीपिंग हो गया, इन सभी केसेस में जो है 3% और मिलता है, तो फाइनली 4% पे जो है उसको मिलता है केसीसी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो या प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव हो, इन दोनों ही केस में जो है केसीसी का ओवरऑल लिमिट अगर 3 लाख रुपया है वही लोग उन्हीं लोगों को मिलेगा। और केसीसी के अलावा एलाइड एक्टिविटीज है, एलाइड एक्टिविटी मतलब केसीसी एच हो गया या मतलब एनिमल हस्बेंड्री वाला, फिशरीज वाला, डेयरी वाला, वो सब केस में जो है मैक्सिमम लिमिट 2 लाख और नॉर्मल केसीसी में मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है। इसमें से सभी लोग जो है, ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव के पार्ट हैं। इनसे लिमिट अगर ऊपर है तो उनको ना तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा और ना ही पीआरआई मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इसका सारा डेटा आप लोग याद रखिएगा। ये एग्जाम में और इंटरव्यू दोनों में ही आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक दोनों का क्रेडिट ऑफिसर मैनेजर का एग्जाम अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन लोगों को भी इसका कंप्लीट प्रोफेशनल बैंकिंग का तैयारी करना है तो कंप्लीट प्रोफेशनल बैंकिंग प्लस उसका टेस्ट सीरीज दोनों जो है हमारे कोर्स में अवेलेबल है और बहुत ही बेस्ट कंटेंट है क्रेडिट मैनेजर के लिए। तो आप सब लोग जो है सिर्फ 999 एफोर्डेबल कॉस्ट है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स श्रीमती चारुलता एस कार एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड श्रीमती चारुलता एस कार एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर with effect from 1 July 1, 2024. Prior to being promoted as ED, Srimati Kar was serving as Chief General Manager in charge in the Human Resource Management Department. इससे पहले जो है वो CGM के तौर पे काम कर रही थी HR डिपार्टमेंट में। ED बन के वो क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती कर विल लुक आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, HRD डिपार्टमेंट और RTI डिपार्टमेंट, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखेंगी। तो RBI की अपॉइंट श्रीमती चारुलता एसकर एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। 2018 में जितना भी डिजिटल पेमेंट हुआ था उस इंडेक्स को जो है वो 100 मान लिया गया था और उसके बाद हर साल जितना भी इंक्रीमेंट उसी 2018 के टोटल ट्रांजैक्शन से कितना गुना हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है, एक डेटा जो है वो RBI निकालता है कि उससे पता चलता है कि हम लोग जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल पेमेंट जो है कितना ज़्यादा हमारा ग्रोथ हुआ है। तो ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन पब्लिशिंग अ कंपोजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सिंस January 1, 2021 with March 2018 as base to capture the extent of digitization of payments across the country। जो मैंने कहा था वही बात है। ठीक है, मार्च 2018 को जो है बेस मानते हुए, बेस माना गया था उसका 100। ठीक है, उसको बेस मानते हुए आगे हर साल कितना ज़्यादा हो रहा है उसका एक इंडेक्स जारी करती है ताकि ये पता चलता है कि देश में जो डिजिटाइजेशन है वो किस कदर बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या ग्रोथ हो रहा है। द इंडेक्स फॉर मार्च 24 इज स्टैंड्स एट 445.50 एज अगेंस्ट 418.77 फॉर सितंबर 2023।
मतलब सितंबर 2023 में जो है 418.77 था, वो बढ़ करके मार्च 2024 में जो है 445.50 हो गया। डेटा याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अगस्त 6 to 8 2024। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग है उसका डेटा क्या है देख लेते हैं हम लोग। द 50th मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 45 जेड भी। देखिए सेक्शन जो लिखा होता है ना, कभी कभी आपके लिए ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 45 जेड बी ऑफ आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट नहीं, आरबीआई एक्ट 1934, इसी के तहत जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और मीटिंग होना है। ठीक है, was held during 6 to 8 August 2024. According to Section 45 ZL of RBI Act 1934, the RBI Bank shall publish on the 14th day after every meeting of the Monetary Policy Committee. ठीक है, 14वें दिन जो है उसको रिपोर्ट को पब्लिश करना है कि मीटिंग में क्या हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ द करेंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एट इट्स मीटिंग डिसाइडेड। क्या क्या डिसाइड हुआ है मीटिंग में देख लेते हैं हम लोग। कीप द पॉलिसी रेपो रेट जो है चेंज नहीं हुआ है। रेपो रेट 6.5% था, तो इसमें भी 6.5% ही है। द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF रेट जो है ये भी चेंज नहीं हुआ है, 6.25% है। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है एंड द जिसको बैंक रेट भी कहा जाता है, नहीं दोनों अलग अलग है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट दोनों अलग अलग है और दोनों ही रेट जो है वो 6.75% है। दोनों ही रेट जो है वो 6.75% है। तो चार रेट तो आपको यहाँ से मिल गया। बैंक रेट मिल गया 6.75%, MSF रेट हो गया 6.75%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% और रेपो रेट आपको मिल गया 6.50%। तीन रेट और बच गया है, CRR, SLR और एक हो गया रिवर्स रेपो रेट। ये CRR शायद 4.5 है, SLR 18% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ठीक है, एक बार रिवर्स रेपो रेट क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मास्टर डायरेक्शंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स। ठीक है, मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स। देखिए ये बहुत बड़ा सर्कुलर था, मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही इसमें लिख दी हैं। ठीक है, सर्कुलर बहुत डिटेल में पढ़ना हो आपको सर्कुलर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वैसे जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। द मास्टर डायरेक्शन ऑन बिलफुल डिफॉल्टर्स सर्व्स एज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स एज बिलफुल डिफॉल्टर्स। बिलफुल डिफॉल्टर एक कंसेप्ट अभी लाया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, क्योंकि NPA जो बढ़ रहा है उसमें एक टूल की तरह काम करेगा, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जो है लाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बिलफुल डिफॉल्टर। दिस डायरेक्टिव प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम by outlining the measures and consequences for those borrowers who deliberately default on their financial obligations। deliberately default का क्या मतलब हुआ, जानबूझ के नहीं देना। उनकी स्थिति है उस लोन को चुकाने की, उनकी स्थिति है ऑब्लिगेशंस को मीट करने की, बट वो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। वैसे केस में वैसे डिफ़ॉल्टर को जो है बिलफुल डिफ़ॉल्टर माना जाएगा और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, कुछ पेनल्टी होगा। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस जो है इस मास्टर डायरेक्शन में दिया गया है RBI के द्वारा। कुछ डिटेल और भी देखते हैं हम लोग। बिलफुल डिफॉल्टर मीन्स अ बोरोवर और अ गारंटर हु हैज कमिटेड बिलफुल डिफॉल्ट्स एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 25 लाख एंड एबव। बिलफुल डिफॉल्टर वो होगा जो 25 लाख से ऊपर का पैसा उसका NPA में है और वो डिलिबरेटली मतलब जानबूझ करके पैसा नहीं चुका रहा है, चुकाने की स्थिति में है फिर भी नहीं चुका रहा है, ऐसे डिफ़ॉल्टर को जो है हम लोग बिलफुल डिफ़ॉल्टर बोलेंगे। और लार्ज डिफ़ॉल्टर का केस जो है वो 1 करोड़ से एबव का है। लार्ज डिफ़ॉल्टर का केस जो है 1 करोड़ से एबव का है
और 25 लाख से अबव का जो है वो विलफुल डिफॉल्टर का केस है। ठीक है। वेयर द बोरोअर इज ए गारंटर committing the willful default is a company, its promoters and the directors in case of entity other than company, person who are in charge and responsible for the management of the affairs of the entity। मतलब वो सारे लोग जो हैं चाहे वो कंपनी का प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो या कोई ऐसा आदमी हो जो इंचार्ज हो, प्रॉपर मैनेजमेंट अफेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास हो, वो सब लोगों को जो है विलफुल डिफॉल्टर कहा जाएगा। देखते हैं क्या क्या पेनल्टी है विलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट। पेनल एंड अदर मेजर्स अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स। नो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी शैल बी ग्रांटेड बाय एनी लेंडर टू अ विलफुल डिफॉल्टर और एनी एंटिटी विथ विच अ विलफुल डिफॉल्टर इज एसोसिएटेड। एनी एंटिटी विथ विच अ विलफुल डिफॉल्टर इज एसोसिएटेड, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने डिफॉल्ट किया है, मेरी एक कंपनी है जो एसोसिएट जो जिसका मैं प्रोप्राइटर हूँ या डायरेक्टर हूँ, उसको भी कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगा जब तक विलफुल डिफॉल्टर का टैग रहेगा। दूसरा, द बार ऑन एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी टू अ विलफुल डिफॉल्टर और एनी एंटिटी विथ विच अ विलफुल डिफॉल्टर इज एसोसिएटेड शैल बी इफेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द नेम ऑफ विलफुल डिफॉल्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स बाय एनी लेंडर। ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि किसी भी तरीके का एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी विलफुल डिफॉल्टर और उसके एनी एंटिटी जिसके साथ विलफुल डिफॉल्टर जुड़ा हुआ है वो लिस्ट से हटने के 1 साल तक उसको नहीं मिलेगा। लिस्ट से हटने के 1 साल के बाद ही उसको एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी उसके किसी एसोसिएटेड कंपनी होगा, एंटिटी होगा या उसको मिलेगा। ठीक है। तीसरा देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। नो क्रेडिट फैसिलिटी शैल बी ग्रांटेड बाय एनी लेंडर फॉर फ्लोटिंग ऑफ न्यू वेंचर्स टू अ विलफुल डिफॉल्टर और एनी एंटिटी विथ विच अ विलफुल डिफॉल्टर एसोसिएटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द नेम ऑफ विलफुल डिफॉल्टर हैज बीन रिमूव फ्रॉम द एनी लेंडर। ठीक है। कह रहा है कि 5 लिस्ट से हटने के 5 साल तक कोई भी न्यू वेंचर्स के लिए जो है उसको लोन नहीं मिलेगा। 5 साल तक लिस्ट से हटने के भी 5 साल के बाद ही उसको जो है किसी भी न्यू वेंचर के लिए उसको लोन मिलेगा। एक और क्या है, विलफुल डिफॉल्टर्स और एनी एंटिटी विथ विच अ विलफुल डिफॉल्टर एसोसिएटेड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। एक बार विलफुल डिफॉल्टर में नाम आ गया उसके बाद जो है आप लोन को रीस्ट्रक्चर भी नहीं कर सकते हैं, रीफेजमेंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो था वो विलफुल डिफॉल्टर, लार्ज डिफॉल्टर के बारे में था जो आरबीआई का आया है और ये बहुत चर्चा में है। इसीलिए आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, चाहे प्रमोशन बैंक का एग्जाम हो या किसी भी का भी एग्जाम हो, लेटरल एंट्री बैंक का एग्जाम हो, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और ऑनलाइन एग्जाम में तो पूछने का संभावना है ही। अभी बड़ौदा यूपी बैंक का प्रमोशन का कोर्स भी चल रहा है और शायद 28 तारीख को इसका प्रमोशन का एग्ज़ाम है। जो लोग भी बड़ौदा यूपी बैंक के प्रमोशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जनरल बैंकिंग का कंप्लीट तैयारी होता है। अगर आप PDF निकाल के पढ़ना चाहते हैं उस केस में आप कोर्स ज्वाइन कीजिए और मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड कीजिए, सारा PDF आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे। उसके बाद जो है लेकिन टेस्ट आपको वेबसाइट पे आके ही देना होगा। ठीक है। कोई भी तरह का क्वेरी हो मुझसे बात कर सकते हैं 797090 पे। आगे चलते हैं हम लोग। डॉक्टर जॉन सी विलियम्स, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, डिलीवर्ड द 4th सुरेश तेंदुलकर मेमोरियल लेक्चर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। The Reserve Bank of India hosted the 4th Suresh Tendulkar Memorial Lecture on July 5, 2024 in Mumbai. The lecture was delivered by Dr. John C. Williams, President and CEO, Federal Reserve Bank of New York. The text of his lecture titled Managing the Known Unknowns. ये भी याद रखिएगा कि जो उन्होंने लेक्चर दिया था उसका टाइटल क्या था, मैनेजिंग द नोन अननोन्स। मैनेजिंग द नोन अननोन्स।
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था। फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने एक फाइनेंशियल लिटरेसी के एक आइडियाथन इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो भी थे उसके लिए एक इन्होंने जो है मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रेटेजीज, इन्होंने एक कैंपेन चलाया था। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे उनको जो है उनके लिए एक कैंपेन था और कैंपेन का नाम था मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रेटेजीज एज पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 कैंपेन। इसमें जो है जो विजेता रहे हैं, विनर्स का नाम दिया हुआ है, तो 3 पोजीशन आया है, लेकिन मैंने आपको एक ही दिया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में शायद अगर आ जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा था, श्री गौतम सिंह। श्री गौतम सिंह, कॉलेज का नाम है RDS मुजफ्फरपुर, यूनिवर्सिटी का नाम है BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। तो ये विनर का नाम है श्री गौतम सिंह। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। देखिए जो बैंक्स होता है ना उसको अपना क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को देना पड़ता है CIC को, तभी तो वो लोग फिर अपडेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टाइम फ्रेम है ना कि कितने दिन में देना है, उसी के बारे में RBI का कुछ न्यू गाइडलाइंस आया है जो हम लोग देख लेते हैं। एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का मतलब है बैंक्स या NBFC जो भी लोग लेंडिंग करते हैं, टू कीप द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मेंटेन्ड बाय देम अपडेटेड रेगुलरली ऑन अ मंथली बेसिस और एट सच शॉर्टर इंटरवल्स एज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बिटवीन द बैंक्स एंड CIC. Considering the faster turnaround time in credit underwriting through digital processes, it is imperative that credit information reports provided by CIC reflect some more current information, enabling lenders to make informed credit decisions. आने वाले समय में जो क्रेडिट होगा UPI के थ्रू होगा, बहुत ही फास्ट तरीके से होगा, पेपरलेस होगा, उस केस में जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो भी आप लोग सिविल निकालते हैं, एक्सपीरियंस निकालते हैं, क्रिफ निकालते हैं, इनका डेटा जो है वो बहुत सही हो। ठीक है, बहुत सही, बहुत एक्यूरेट हो, और बहुत एक्यूरेट तभी होगा जब इनको जो है बैंक की तरफ से, लेंडर की तरफ से डेटा बहुत इमीडिएट मिलेगा। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाह रहा है कि लेंडर और CIC कंपनीज के बीच ऐसा एग्रीमेंट हो, ऐसा म्यूचुअली कम्बिनेशन बने, कोऑर्डिनेशन बने कि इनके पास डेटा जो है वो जो मंथली बेसिस पे जाता है वो मंथली बेसिस पे न जा करके बहुत ही जल्दी जाए। ठीक है, अकॉर्डिंगली इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, इट इज डायरेक्टेड दैट CIC एंड CI मतलब ये सिविल क्रिफ वाले जो कंपनी हो गई, एंड CI मतलब बैंक्स या लेंडर्स, shall keep the credit information collected maintained by them updated regularly on a fortnightly basis. अब 1 महीना नहीं, अब 15-15 दिन पे होगा। fortnightly मतलब 15-15 दिन पे होगा, 15th और लास्ट डेट ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ, और एट सच शॉर्टर इंटरवल्स एज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन CI एंड CIC। मतलब 1 महीने में नहीं, अब जो है बैंकों को देना होगा 15-15 दिन पे। ठीक है, 15-15 दिन पे देना होगा, और या और भी अगर शॉर्ट इंटरवल संभव है तो और भी शॉर्ट इंटरवल पे देना होगा। ठीक है, तो ये था इस महीने का RBI सर्कुलर, सारा इम्पॉर्टेंट। बॉम्ब जर्नलिस्ट ऑफिसर का कोर्स भी हमारे वेबसाइट पे चल रहा है, सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आप लोग जिस कोर्स को भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको बात करना हो मुझसे तो 7970903637 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह के वीडियोज को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो बने आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।